इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे दो वेक्टरों के अंतर के परिणामी का परिमाण और उसकी दिशा। जैसे हम लोग ये पढ़े हुए थे, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इनके बीच का जो एंगल है, वो क्या है, थीटा है। इनके अंतर का जो परिमाण आया था, जैसे आर वेक्टर बराबर क्या आया था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर का जो परिमाण आया था वो आ गया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और जो दिशा आया था वेक्टर आर का, वेक्टर ए के साथ जो दिशा आया था, दिशा को हम लोग एंगल से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि वेक्टर आर अगर वेक्टर ए के साथ अल्फ़ा कोण बनाएगा तो tan अल्फ़ा का जो मान आया था वो आया था, यहाँ पर ए के साथ बनाएगा तो यहाँ पर ए होगा और ऊपर क्या होगा, बी साइन 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर आया था बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से जो है देखिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर आर का परिमाण, ये फार्मूला अप्लाई कर करके, और ये फार्मूला अप्लाई कर करके वेक्टर आर का वेक्टर ए के साथ दिशा बता सकते हैं। मतलब कितना एंगल पर वेक्टर आर, कितने एंगल पर वेक्टर आर आपका एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कुल मिला करके वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग कुछ इसमें स्पेशल केस की बात करें, कुछ ऐसे केसेज हैं, इसको देख लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्पेशल केस की बात करें अगर हम लोग, तो पहला पॉइंट हो जाएगा, जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे पीछे दो वेक्टरों के योग का जो परिणामी आया था वेक्टर आर, उसको हम लोग निकाले थे। जब वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 होगा, मतलब दोनों समान दिशा में होंगे, फिर विपरीत दिशा में होंगे, उसी प्रकार हम लोग दो वेक्टरों के अंतर का जो परिमाण होगा उसको निकालेंगे और दिशा निकालेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों समान दिशा में हैं तो थीटा कितना लिया जाएगा, 0। तो जब थीटा 0 लिया जाएगा तो आर बराबर क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास थीटा के बजाय क्या हो जाएगा, 0। और कास 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट आपका हट जाएगा तो हो जाएगा ए डिफरेंस बी। चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो, चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ चाहे ए माइनस बी लिखोगे, चाहे बी माइनस ए लिखोगे, मतलब आप ज़्यादा में से कम को घटा सकते हो। तो ये आपका हो गया ए डिफरेंस बी। तो जब दो वेक्टर समान दिशा में होंगे तो उनके अंतर का जो परिणामी होगा उसका परिमाण होगा ए माइनस बी या बी माइनस ए। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अगर दो वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी विपरीत दिशा में होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, तो यहाँ पर थीटा कितना लिया जाएगा, 180 लिया जाएगा। तो आर बराबर क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास 180, एंगल 180 हो जाएगा। तो आपका देखिए कास 180 का मान होता है -1, तो -1 यहाँ पर आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कास 180 का मान हमने क्या रख दिया, -1, तो ये कितना आ गया, प्लस 2ab आ गया। तो ये आपका हो गया a प्लस बी। तो देखिए तो यहाँ से r बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी। तो दो वेक्टर जब विपरीत दिशा में होंगे तो उनके अंतर का जो परिमाण होगा वो होगा a प्लस बी। योग का परिमाण क्या आया था, पीछे हम लोग पढ़े हुए थे a माइनस बी आया था कि जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में होंगे तो उनके योग का जो परिणामी होगा उसका परिमाण आया था a माइनस बी या b माइनस ए आया था। लेकिन जब अंतर का परिमाण हम लोग निकालेंगे तो वो a प्लस बी आएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए आगे तीसरा केस क्या होगा, जब दो वेक्टर लंबवत होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होंगे, लंबवत होंगे,
तो आपका थीटा कितना लिया जाएगा, 90 लिया जाएगा। तो आपका आर बराबर क्या हो जाएगा, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos 90। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये पार्ट आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका आर बराबर क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। तो ये हो जाएगा आपका दो वेक्टर जब लंबवत होंगे तो उनके अंतर के परिणामी का परिमाण हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, दो वेक्टर के योग का जो परिणामी आया था उसका परिमाण जब लंबवत होते दोनों वेक्टर तब भी यही आया था। मतलब कि योग के परिमाण और फिर अंतर के जो परिमाण होंगे लंबवत वाले कंडीशन में क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, मतलब जब दो वेक्टर लंबवत होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी जब लंबवत होंगे तो जो अंतर का परिमाण होगा वही योग का परिमाण होगा। हम लोग कह सकते हैं जब थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो परिमाण होगा वही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का भी क्या होगा, परिमाण होगा। दिशा अलग अलग होगा, ध्यान देना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो परिमाण होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के परिमाण के बराबर होगा, दिशा आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर तीसरे वाले केस में ही थीटा आपका क्या हो, 90 डिग्री हो और ए बराबर क्या हो, बी हो, मतलब जब दोनों वेक्टरों का परिमाण हो आपस में बराबर हो, तब उनके अंतर का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, तब होगा आर बराबर √2a। आर बराबर क्या होगा, √2a²। देखो ध्यान दो, जब हम लोग इसे यहाँ पर क्या रखेंगे, a² और यहाँ भी रखेंगे a², तो आपका हो जाएगा a² 2a² और पूरा रूट के अंदर होगा तो आपका a² बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। ठीक है, तब ये आपका जो है ध्यान देना कि जब दो वेक्टर लंबवत होंगे और दोनों वेक्टरों का परिमाण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो उनका जो अंतर का परिमाण आएगा वो क्या आएगा, √2a आएगा। फिर उसके बाद अगर दो वेक्टर परिमाण में क्या हो, बराबर हों, चौथा केस हम लोग ले लेते हैं a बराबर क्या हो, b हो, तथा थीटा बराबर क्या हो, 60 डिग्री हो। मतलब दो वेक्टर क्या हो, दोनों परिमाण में आपस में बराबर हो, दोनों वेक्टरों का जो परिमाण है आपस में क्या है, बराबर है। ए और बी का जो परिमाण है वो बराबर है और थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो आर कितना आएगा, अंतर का जो परिमाण आएगा a² और b को क्या लिखेंगे, a माइनस 2a और यहाँ पे लिखेंगे cos 60। तो देखिए ये a² हो गया और ये a² 2a² हो गया और माइनस ये भी क्या हो जाएगा, 2a² और cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका 2a² में से एक a² जाएगा तो a² बचेगा और a² रूट के बाहर a हो जाएगा। तो r बराबर क्या आ जाएगा, a। तो मतलब जब दोनों वेक्टर के परिमाण बराबर हों और उनके बीच का एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो, तो जो उनके अंतर का परिमाण आएगा किसी एक वेक्टर के परिमाण के बराबर आएगा, किसी एक वेक्टर के परिमाण के बराबर आएगा। पिछले वाले लेक्चर में जब हम लोग देखे थे कि दो वेक्टरों का हम लोग योग का परिमाण निकाल रहे थे, तो जब थीटा 120 डिग्री आया था और दोनों का परिमाण आपस में बराबर था, वेक्टर ए वेक्टर बी का परिमाण आपस में बराबर था, तो उनके योग का जो परिमाण आया था वो एक वेक्टर के परिमाण के बराबर आया था। लेकिन यहाँ पर ये वाला केस आपका 60 डिग्री एंगल होना चाहिए और दोनों वेक्टरों का परिमाण आपस में बराबर होना चाहिए। अब देखिए एक और केस देख लेते हैं। अगर a बराबर क्या हो, b हो, a बराबर क्या हो, b हो और थीटा कितना हो, 120 हो, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण क्या है, 120 हो, तब आपका r बराबर क्या होगा, √a² और b को भी क्या लिखेंगे, a लिखेंगे क्योंकि परिमाण आपस में बराबर है, माइनस 2a और ये हो जाएगा cos 120 डिग्री। तो r बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a² और ये हो जाएगा 2a², cos 120 अंश का मान होता है -1/2। तो ये आपका हो जाएगा r बराबर √2a² और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a² बचेगा
तो कुल मिला के बचेगा रूट के अंदर 3a²। अब ये आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा √3a। तो जब दो वेक्टर आपस में परिमाण में बराबर हों और उनके बीच का एंगल क्या हो 120 हो, तो परिणामी आएगा, अंतर का जो परिमाण आएगा वो आएगा √3a। तो देखिए जितने भी केस आपको बताया गया, अगर ये केस आपको याद रहेगा तो आगे न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी होगा। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि दो वेक्टर अगर समान दिशा में होंगे तो जो उनके अंतर का परिमाण होगा वो या तो a-b होगा या तो b-a होगा। और दो वेक्टर अगर विपरीत दिशा में होंगे, उनके बीच का एंगल 180 लिया जाएगा, तो उनके अंतर का परिमाण a+b होगा। और दो वेक्टर अगर लंबवत होंगे तो उनके अंतर का जो परिमाण होगा √a² + b² होगा। और अगर वही दोनों वेक्टर परिमाण में बराबर होंगे तो उनके अंतर का जो परिमाण होगा वो होगा √2a। और फिर उसके बाद दो वेक्टर अगर 60 डिग्री पर हों और उनके परिमाण आपस में बराबर हों, तो जो अंतर का परिमाण आएगा वो भी वेक्टर a या वेक्टर b के बराबर आएगा। ठीक, मतलब वेक्टर a के परिमाण या वेक्टर b के परिमाण के बराबर आएगा। फिर इसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा कि दो वेक्टर अगर परिमाण में बराबर हों, उनके बीच का कोण क्या हो 120 डिग्री हो, तब उनके अंतर का जो परिमाण होगा √3a होगा। ठीक, तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे दो वेक्टरों के योग के परिमाण के बारे में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं दो वेक्टर के अंतर का परिमाण। तो जितना केस आपको बताया गया है वो केस अगर आपको याद रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल करने में थोड़ा आसानी होगी। बाकी अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप लंबा फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, √a² + b² - 2ab cos θ। इसकी सहायता से भी आप r का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग का है वेक्टर वियोजन। अगला टॉपिक हम लोग का है वेक्टर वियोजन। देखिए वेक्टर वियोजन में क्या करना है, जैसे अभी तक हम लोग को वेक्टर a दिया होता था, वेक्टर b दिया होता था और फिर उसके बीच का कोण दिया होता था, तो हमें इन दोनों के योग का परिमाण निकालना होता था, अंतर का परिमाण निकालना होता था। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, हमें वेक्टर r देगा। जैसे जो वेक्टर r हम लोग निकाले थे, उसका दिशा निकाले थे, उसका परिमाण निकाले थे, लेकिन अब हमें मान लीजिए कि वेक्टर r दिया गया होगा और हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर a निकालना पड़ेगा और वेक्टर b निकालना पड़ेगा। और फिर इसके बाद ध्यान देना है कि हम लोग देखेंगे इस वियोजन की सहायता से हम लोग दो वेक्टरों का जो योग होगा, दो वेक्टरों का जो अंतर होगा, उसको और आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए कैसे हम लोग किसी वेक्टर का वियोजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। अब जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर r दिया गया है, ये वेक्टर r आपका दिया गया है और ये x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है। ये x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। तो हमें क्या प्राप्त करना है, x अक्ष की दिशा में वेक्टर r का घटक और y अक्ष की दिशा में वेक्टर r का घटक। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर r के हेड से दोनों अक्ष पर लंब खींचेंगे। वेक्टर, तो ये जहाँ पर लंब आपका काटेगा वहाँ पर एक एरो लगा देंगे और यहाँ पर भी एक एरो लगा देंगे। तो देखिए, तो अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ये देखा जाए, ये एक समांतर चतुर्भुज आपका बन रहा है, ये वाला आपका एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। और पीछे हम लोग जो समांतर चतुर्भुज बना करके वेक्टर a वेक्टर b को जोड़े हुए थे समांतर चतुर्भुज के नियम से, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये वेक्टर a आपको दिख रहा है और ये वेक्टर b आपको दिख रहा है। और ये जो आपका वेक्टर r है उन दोनों का योग का परिणामी दिख रहा है। ये वेक्टर r का दिख रहा है, वेक्टर a और वेक्टर b के योग का परिणामी दिख रहा है।
तो ये देखिए आपका क्या है, वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है। तो हमें वेक्टर आर दिया गया है और वेक्टर आर का दिशा दिया गया है अल्फ़ा, और उसके बाद क्या करना है, वेक्टर ए निकालना है और वेक्टर बी निकालना है। इसका फ़ायदा क्या होगा आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल को और आसानी से कर पाएंगे। ये काफ़ी आसान तरीका है दो वेक्टरों के जोड़ने का, दो वेक्टरों के योग करने का। तो देखिए ये आपका हम लोग मान लेते हैं, ये आपका आर एक्स वेक्टर है। वेक्टर ए को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, आर एक्स वेक्टर, मतलब कि जो वेक्टर आर का घटक है एक्स अक्ष के अंदिश, और ये हो जाएगा वेक्टर आर का घटक वाई अक्ष के अंदिश। तो मतलब जब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ते हैं तो वेक्टर आर मिलता है ना, तो मतलब लिख सकते हैं वेक्टर आर बराबर आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। अब देखिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर एक्स का परिमाण अगर आर एक्स मान लिया जाए, ये लंबाई अगर आर एक्स मान लिया जाए, इसका परिमाण आर एक्स मान लिया जाए, तो इसकी दिशा कौन बताएगा, आई कैप, और आर वाई वेक्टर का परिमाण आर वाई मान लिया जाए, इसकी दिशा कौन बताएगा, जे कैप। तो हम लोग वेक्टर आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए आर एक्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपका ये हो गया ओ और ये दे दिया जाए नाम ए और ये नाम दे दिया जाए बी, तो देखिए ध्यान दीजिए ये आपका जो समकोण त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में आर एक्स क्या है, ये लंबाई ही तो है, ये लंबाई आर एक्स है, मतलब इस वेक्टर का जो परिमाण है वही तो है आर एक्स, और हम लोग लंबाई को ही क्या मानते हैं, परिमाण मानते हैं। तो अगर आर एक्स मिल जाएगा तो मतलब ये लंबाई मिल जाएगी, तो हम लोग क्या कहेंगे, यही है आर एक्स। तो देखिए ये जो आपका है ये समकोण त्रिभुज ओ ए बी में ये आपका जो ओ ए है, ओ ए क्या है, कर्ण है, और कर्ण की लंबाई क्या दी गई है, आर। हम लोग को मान लेना है कर्ण की लंबाई क्या है, आर है। वेक्टर आर का जो परिमाण है वही तो होगा कर्ण की लंबाई, तो वेक्टर आर का परिमाण आप क्या मान रहे हो, आर मान रहे हो, तो ये लंबाई आर है, कर्ण की लंबाई आर मालूम है। और आपको निकालना क्या है, ये देखिए आधार है, अल्फा के सामने वाला भुजा लंब है और ये बचा हुआ क्या है, आधार है। तो आधार की लंबाई निकालनी है, तो कर्ण की लंबाई मालूम है, आधार और कर्ण में संबंध कौन देता है, कॉस। तो कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार क्या है, आर एक्स है, ये निकालना है, और कर्ण की लंबाई क्या है, आर। तो आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर कास अल्फ़ा। इसी प्रकार देखिए अब देखो ये लंबाई क्या है, आर वाई है, वेक्टर आर वाई का जो परिमाण है वो क्या है, आर वाई है, तो ये भी आर वाई होगा। समांतर चतुर्भुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, लंबाई में बराबर होंगी। तो अगर ये लंबाई आर वाई है तो ये लंबाई भी क्या होगा, आर वाई होगा। तो मुझे क्या निकालना है, अल्फ़ा के सामने वाला भुजा लंब निकालना है। तो लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे, कर्ण की लंबाई मालूम है, तो लंब और कर्ण में संबंध कौन देता है, साइन। तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, ये लंबाई आर वाई, और कर्ण क्या है, आर। तो आपका आर वाई बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फ़ा। तो ये हो गया वेक्टर आर का परिमाण। सॉरी, वेक्टर आर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर बराबर आर एक्स को क्या लिख दिया जाए, आर कॉस अल्फ़ा आई कैप, और ये आर वाई कितना आया, आर साइन अल्फ़ा जे कैप। तो वेक्टर आर को हम लोग एकांक सदिश के रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मतलब वेक्टर आर को ये आई कैप और जे कैप के रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर वेक्टर आर के परिमाण की बात किया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग वेक्टर आर का परिमाण निकालना चाहते हैं, वेक्टर आर का परिमाण, तो देखिए ध्यान दीजिए हम लोग को करना क्या है, ये अगर इक्वेशन 1 मान लिया जाए और ये इक्वेशन 2 मान लिया जाए, ये वाला इक्वेशन अगर 1 का स्क्वायर करें और 2 का स्क्वायर करें और दोनों को जोड़ लें
मतलब इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें और दोनों को क्या करें, जोड़ लें। तो ये हो जाएगा आर एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा आर वाई का स्क्वायर। दूसरा साइड देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फ़ा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आपका आ जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर आपका आ गया अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो ये आपका आ गया वेक्टर आर। मतलब अगर आपको कुल मिलाकर के वेक्टर आर दिया गया है, वेक्टर आर को इस फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करोगे, आर कास अल्फ़ा आई कैप लिखोगे प्लस आर साइन अल्फ़ा जे कैप लिखोगे। या फिर वेक्टर आर अगर आपको इस प्रकार दिया गया है, वेक्टर आर अगर आपको इस प्रकार दिया गया है तो आप लोग को वेक्टर आर का परिमाण अगर चाहिए तो आई कैप के गुणांक का स्क्वायर और प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर करोगे, दोनों को जोड़ोगे और फिर क्या करोगे, रूट लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेक्टर आर का परिमाण मिल जाएगा। अब देखिए वेक्टर आर का अगर दिशा निकालना है आपको, ये वाला अगर पद दिया गया है, ये आपको व्यंजक दिया गया है ऐसा, और वेक्टर आर का क्या निकालना है, दिशा। तो आपको करना क्या है, ध्यान देना है, आपको 2 भागे 1 कर लेना है। यहाँ से ये जो आपका है 2 भागे 1 करने पर हो जाएगा, देखिए जब 2 भागे 1 करेंगे तो हो जाएगा आर वाई अपान आर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा आर साइन अल्फ़ा अपान, ये दूसरा साइड आर साइन अल्फ़ा अपान आर कास अल्फ़ा। तो आर आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन अपान कास क्या हो जाएगा, टेन। तो टेन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, आर वाई बटे आर एक्स। ठीक, तो इस प्रकार जो है देखिए, अगर मुझे ये दिया गया होगा आर वेक्टर आई कैप और जे कैप के पदों में दिया गया होगा और इसका परिमाण निकालना होगा तो हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, और दिशा निकालना होगा तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। और अगर मुझे वेक्टर आर इस प्रकार दिया गया होगा और इस प्रकार हमको लिखना होगा, इस प्रकार, तो हम लोग क्या करेंगे, आर कॉस अल्फ़ा से ये घटक निकालेंगे, आर एक्स मिल जाएगा, और आर साइन अल्फ़ा से ये घटक निकालेंगे, आर वाई मिल जाएगा, और फिर आर एक्स के बगल में आई कैप लगाएंगे और आर वाई के बगल में क्या लगाएंगे, जे कैप लगाएंगे। ठीक, एक सवाल देख लिया जाए इस पे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ये मान लीजिए कोई बल है 10 न्यूटन और ये 45 डिग्री पर लगा है, 45 डिग्री पर लगा है। तो मुझे इस बल को क्या करना है, आई कैप और जे कैप के पदों में लिखना है। तो देखिए इस 10 का जो घटक इधर आएगा, इस 10 का जो घटक इधर आएगा, ये क्या होगा, 10 काश 45 होगा, और घटक जो इधर आएगा ये क्या होगा, 10 साइन 45 होगा। तो ये जो 10 काश 45 है 10, और काश 45 का मान क्या होता है, 1/√2। तो ये हो जाएगा आपका, देखो √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे 2 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 5/√2 हो जाएगा, 5√2 न्यूटन। और इसी प्रकार साइन 45 अंश का मान भी क्या होता है, 1/√2 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5√2 न्यूटन आ जाएगा। तो देखिए अब एक्स अक्ष की दिशा में कौन है, 5√2 न्यूटन, और वाई अक्ष की दिशा में कौन है, 5√2 न्यूटन। तो यहाँ से आपका जो बल लिखेंगे हम लोग आई कैप और जे कैप के पदों में, वो लिखेंगे 5√2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप और न्यूटन। अब 5√2 कॉमन भी है, इसको ले लेते हैं। तो 5√2 कॉमन आई कैप प्लस जे कैप न्यूटन। ठीक,
और देखिए हम लोग मान लेते हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको बता दिया जाए कि जब भी हमें वेक्टर का वियोजन करना होगा तो ये जो वेक्टर आपका 10 न्यूटन दिया गया है, कोई बल दिया गया 10 न्यूटन, ये एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जिसके साथ एंगल बनाएगा, जो आपको एंगल दिया गया है, वो वाला काश वाला होगा, काश वाला घटक। और जिसके साथ नहीं बनाएगा, जो लंबवत होगा इसके, वो कौन सा घटक होगा, साइन वाला होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर कई बल लगे हैं, किसी वस्तु पर कई बल लगे हुए हैं, चलो मान लेते हैं एक बल आपका इधर लगा है, ये मान लेते हैं 10 न्यूटन है, और ये एंगल मान लेते हैं, चलो 60 डिग्री मान लेते हैं, और एक बल आपका इधर लगा है, चलिए एक बल आपका इधर लगा है, ये है 5 न्यूटन, और एक बल इधर लगा है 5√2 न्यूटन, और ये एंगल मान लो 45 डिग्री आपको दिया गया है। अब कह रहा है कि वस्तु पर जो लगने वाला नेट बल है, वस्तु पर जो लगने वाला क्या है, नेट बल है, उसको निकालना है। तो हम लोग वस्तु पर जो लगने वाला नेट बल है वो कैसे निकालेंगे भाई? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सभी बलों को एक्स अक्ष की दिशा में और वाई अक्ष की दिशा में वियोजित कर लेंगे, और फिर सबको क्या करेंगे, वेक्टर नियम से जोड़ेंगे। तो देखिए जो आपका ये 10 न्यूटन बल है, ये वाला बल 10 न्यूटन, ये एंगल 30 है, तो इधर का जो घटक होगा एक्स अक्ष के अंदिश वो होगा 10 cos 30, और इधर का जो घटक होगा वाई अक्ष के अंदिश वो होगा 10 sin 30। तो ये 10 और cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो ये आपका हो जाएगा 5√3, और ये हो जाएगा 10 sin 30 का मान क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर पहला बल है F1 वेक्टर मान लेते हैं, तो F1 वेक्टर आपका हो जाएगा, देखिए 5√3 I कैप, और ये हो जाएगा 5 J कैप, और बल का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन। इसी प्रकार दूसरा बल है जो 5 न्यूटन है, इसकी दिशा किधर है, वाई अक्ष की दिशा में है, तो इसको तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको मैं सीधा लिख दूंगा F2 वेक्टर 5J कैप न्यूटन। देखिए इसका जो दिशा है वो वाई अक्ष की दिशा में है। हमने पहले ही कहा कि इस सभी बलों को हम लोग क्या करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अंदिश क्या करेंगे, वियोजित कर लेंगे। तो ये बल जब वाई अक्ष के अंदिश ऑलरेडी है, तो इसको वियोजित करने की कौन सी आवश्यकता, भाई वियोजन से कोई फ़ायदा होगा किसी दिशा में, हमको एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा में ही सभी बलों को तोड़ना है। तो ये बल ऑलरेडी क्या है, वाई अक्ष के दिशा में है। अब देखिए तीसरे बल की बात किया जाए, जब तीसरा बल आपका है वो इधर लगा है, ये है 5√2 न्यूटन, और ये एंगल कितना है 45 एंगल है ये। इधर घटक क्या आएगा, इधर घटक आएगा 5√2 cos 45, इधर घटक क्या आएगा 5√2 sin 45, और cos 45 और sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो 5√2 × 1/√2, और ये भी हो जाएगा 5√2 × 1/√2। तो कुल मिला के √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5। तो तीसरा बल जो आपका है F3 वेक्टर, वो हो जाएगा 5I कैप प्लस 5J कैप न्यूटन। अब आपको करना क्या है, नेट बल निकालना है। तो नेट बल के लिए क्या करोगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, तीनों बलों का हम लोग क्या निकालेंगे, सदिश योग। अब देखिए F1 वेक्टर कितना है 5√3 I कैप प्लस 5J कैप, और F2 वेक्टर क्या है 5J कैप, और F3 वेक्टर क्या है
5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब देखिए तो यहाँ से आपका ये देखिए आई वाला और आई वाला जब जुड़ेगा तो 5√3 प्लस 5 आई कैप हो जाएगा, और जे कैप वाला 5 5 और 5 कितना हो जाएगा 15, तो 15 जे कैप। तो आपका ये क्या आ गया, एफ नेट आ गया। मतलब ये कुल मिलाकर के आपका नेट फोर्स आ गया आई कैप और जे कैप के फॉर्म में। अब अगर इसका परिणामी निकालना है तो आई कैप के गुणांक का स्क्वायर करो, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर करो और दोनों को योग करो, और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको रूट ले लेना है। ठीक है।